हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर चल रहा है समावता, जिसको इंग्लिश में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म बोला था। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं कि संरचनात्मक समावेवी क्या होते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने श्रृंखला समावेवी पढ़ लिया था, स्थिति समावेवी पढ़ लिया था, क्रियात्मक समूह समावेवी पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम बचे हुए समावेवी पढ़ेंगे जो संरचनात्मक के थे, जैसे वलय श्रृंखला समावेवी पढ़ेंगे और मध्यावयवी पढ़ेंगे और चलावयवता पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। वलय श्रृंखला, वलय श्रृंखला समावता। आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, जिस नाम से ये जाने जाते हैं वैसे ही इनकी कुछ परिभाषा होती है ना, कुछ कठिन आइटम नहीं है। बस आपको IUPAC क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको IUPAC क्लियर है तो बहुत आसानी से आप श्रृंखला समावेवी बता दोगे, बहुत आसानी से आप स्थिति समावेवी बता दोगे और बहुत आसानी से आप क्रियात्मक समूह समावेवी भी बता दोगे। उसी तरह से वलय श्रृंखला समावेवी की भी परिभाषा क्या होगी, पीछे समावेवी लगा है तो आधी परिभाषा तो आपको याद ही होगी कि दो या दो से अधिक भिन्न यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, लेकिन एक के अंदर मुख्य कार्बन श्रृंखला जो होगी वो खुली श्रृंखला होगी और दूसरे के अंदर जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी वो वलय होगी। तो ऐसे अगर दो यौगिक हैं जिनका अणुसूत्र समान है और एक खुली श्रृंखला है और दूसरी वलय है, तो ऐसे यौगिकों को क्या बोला जाता है, वलय श्रृंखला समावेवी बोला जाता है, रिंग चेन आइसोमर बोला जाता है। ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे फिर उदाहरण करेंगे। बढ़िया से एकदम नोट्स को बनाना है और जैसे ही नोट्स को बनाते चले जा रहे हो, जब 2-4 दिन निकल जाए उसके बाद शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। जैसे IUPAC पूरा खत्म कर लिया तो आप उसके आसानी से शॉर्ट नोट्स अब बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स बनाने के तरीके मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ। ठीक है ना, परिभाषा क्या हो जाएगी, दो या दो से अधिक भिन्न यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है किंतु एक यौगिक में मुख्य कार्बन श्रृंखला खुली श्रृंखला होती है, एवं अन्य यौगिक में वलय होती है, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वलय श्रृंखला समावेवी बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर मैंने एक यौगिक लिखा और दूसरा यौगिक लिख दिया। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं अणुसूत्र समान है क्या। और अणुसूत्र चेक करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले कार्बन गिनो, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है। फिर आप DU देख लो, DU यहाँ पर भी एक आ रहा है, यहाँ पर भी DU एक आ रहा है। यहाँ पे DU एक आने का मतलब है पाईबंध की वजह से, यहाँ पे DU एक आने का मतलब है वलय की वजह से, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या भी दोनों के अंदर बराबर है। तो कार्बन और हाइड्रोजन बराबर है, यानी कि अणुसूत्र समान है। लेकिन यहाँ पर आप जब मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनोगे तो खुली श्रृंखला आएगी, जबकि यहाँ पर चुनोगे तो वलय आएगी, यानी कि दोनों के अंदर रिश्ता कैसा आ रहा है, वलय श्रृंखला समावेवी आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर हो जाएंगे, यानी कि वलय श्रृंखला समावेवी हो जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एल्कीन जो है हमारा क्रियात्मक समूह है, जबकि यहाँ पे एल्केन क्रियात्मक समूह है, यानी कि दोनों के क्रियात्मक समूह भी अलग अलग है। तो ये क्रियात्मक समूह समावेवी भी है। एक से ज्यादा तरीके के समावेवी भी कोई यौगिक शो कर सकता है, दर्शा सकता है। ये वलय श्रृंखला समावेवी भी होंगे, ये क्रियात्मक समूह समावेवी भी होंगे। अब इन दोनों में से मेजर आंसर कौन सा आएगा वो सब पढ़ने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे समावेवी पढ़ने के बाद मैं आपको एक प्राथमिकता का क्रम लिखा दूंगा, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है कि वलय श्रृंखला पे टिक लगाएंगे या क्रियात्मक समूह पे लगाएंगे। हालांकि दोनों ही सही है यहाँ पर, है ना, वलय श्रृंखला भी होगा और क्रियात्मक समूह भी होगा। क्लियर है? और एग्जांपल्स देखो, यहाँ पर और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इन दोनों को देख के बताओ आपको क्या लगता है, वलय श्रृंखला समावेवी होंगे, श्रृंखला होंगे, स्थिति होंगे, क्रियात्मक समूह होंगे, क्या होंगे। अब अपन ने लगभग सारे समावेवी पढ़ लिए।
तो आप देखोगे तो यहाँ पर वलय ही मुख्य कार्बन श्रृंखला है और 6 कार्बन की है, यहाँ पर भी वलय ही मुख्य कार्बन श्रृंखला है और 5 कार्बन की है, यानी कि दोनों के अंदर मुख्य कार्बन श्रृंखला की प्रकृति एक जैसी है, दोनों ही वलय। और अगर दोनों ही वलय है तो ये वलय श्रृंखला समावी तो हो नहीं सकते। इसमें 6 कार्बन की है, इसमें 5 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, श्रृंखला समावेवी हैं, वलय श्रृंखला नहीं है, चेन आइसोमर्स है। क्लियर है? और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग यहाँ पे। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ और मैं क्या करूँगा, उनसे बहुत सारे केसेस बना दूंगा, अभी देखते जाओ आप। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ, इसको मैं डी बोल रहा हूँ, इसको मैं ई बोल रहा हूँ और इसको मैं एफ बोल रहा हूँ। अब हमारे क्वेश्चन कितने सारे बन सकते हैं आप देखो यहाँ पर, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इससे हम लोगों को क्या करना है, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, ए का ई के साथ और ए का एफ के साथ रिश्ता बताना है। इसी तरह से आपको क्या करना है, बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, बी का ई के साथ, बी का एफ के साथ रिश्ता बताना है। मतलब आप लोगों को टाइम नहीं लगाना है, पोज करो और ट्राई करना चालू करो। ये 6 के 6 डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिए हैं, 6 संरचनाएं बनाई हैं। आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं कि ए का बी के साथ क्या संबंध है, ए का सी के साथ क्या संबंध है, ए का डी के साथ क्या संबंध है। एक से ज़्यादा संबंध भी अगर आते हैं तो वो भी लिखने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या करना है हमको, सी का डी के साथ, सी का ई के साथ, सी का एफ के साथ, फिर हमें देखना है डी का ई के साथ, डी का एफ के साथ और फिर अंत में ई का एफ के साथ रिलेशन बताना है ना। इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुए हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आप पोज करके टाइम लो, यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चंस बने हैं, तो आप पोज करके 5 मिनट का टाइम लो और 5 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। आपने सॉल्व किया होगा, सॉल्व करने के बाद ए और बी में जब आप रिलेशन निकालोगे, संबंध निकालोगे, तो यहाँ पे भी वलय मुख्य कार्बन श्रृंखला है, यहाँ पे भी वलय मुख्य कार्बन श्रृंखला है, दोनों ही केस में वलय है। यहाँ पे 6 कार्बन की, यहाँ पे 5 कार्बन की, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे। मैं यहाँ पे आंसर लिखते आ रहा हूँ, आप लोग चेक कर लोगे। फिर ए और सी में आप देखोगे तो ए और सी के अंदर यहाँ पर द्विबंध तुल्यांक, सबसे पहले तो आप अनुसूत्र चेक करोगे, यहाँ पर 6 कार्बन है, 2 द्विबंध तुल्यांक आ रहा है, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, 3 4 5 6 और 2 द्विबंध तुल्यांक आ रहा है, यानी कि अनुसूत्र समान है। अनुसूत्र समान है तो ए और सी के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो ए और सी एक दूसरे के क्या होंगे, ये तो मुख्य कार्बन श्रृंखला वलय है, ये खुली श्रृंखला है, तो एक दूसरे के होंगे रिंग चेन आइसोमर, वलय श्रृंखला समावेवी होंगे। इसी तरह से जब आप ए और डी के बीच में रिश्ता देखोगे तो 3 4 5 6, 6 कार्बन यहाँ पर भी है, 6 कार्बन यहाँ पर भी है, इसका द्विबंध तुल्यांक भी 2 है, इसका द्विबंध तुल्यांक भी 2 है। लेकिन ये क्या है, हमारी एल्कीन, ये हमारी एल्काइन है, यानी ये क्रियात्मक समूह समावेवी भी है। लेकिन यहाँ पे वलय हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला है, यहाँ पे खुली श्रृंखला है, ये रिंग चेन आइसोमर भी है। यहाँ पर 2 रिश्ते देखने को मिलेंगे ए और डी में, ये रिंग चेन आइसोमर भी है और ये क्रियात्मक समूह समावेवी भी है, दोनों होंगे। क्लियर? ए और ई में भी वही रिलेशन होगा जो ए और डी में होगा, कोई अंतर ही नहीं है, देखो ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, वही 2 द्विबंध तुल्यांक है, यहाँ पर भी 2 द्विबंध तुल्यांक है, तो ए और ई में भी वही रिलेशन होगा जो आपका ए और डी में था, यानी कि ये भी वलय श्रृंखला समावेवी होंगे और क्रियात्मक समूह समावेवी भी होंगे। अब ए का एफ के साथ रिश्ता देखना है, 6 कार्बन 2 द्विबंध तुल्यांक, 1 2 3 4 5 6 कार्बन 2 द्विबंध तुल्यांक, ये बंद श्रृंखला है, ये खुली श्रृंखला है। और जब श्रृंखला अलग अलग प्रकृति की होती है तो वलय श्रृंखला समावेवी होते हैं, यानी कि ये रिंग चेन आइसोमर है, ठीक है। ये भी एल्कीन है और ये भी एल्कीन है, इसलिए क्रियात्मक समूह समावेवी नहीं होंगे। क्लियर है? बी और सी में रिलेशन निकालना है। बी और सी में आप देखोगे तो ये वलय है, ये खुली श्रृंखला है, दोनों में कार्बनों की संख्या भी बराबर है, द्विबंध तुल्यांक भी बराबर है। एक वलय मुख्य कार्बन श्रृंखला रखता है, दूसरी खुली श्रृंखला मुख्य कार्बन श्रृंखला रखता है। तो बी और सी में रिलेशन क्या हो जाएगा, रिंग चेन आइसोमर, यानी कि वलय श्रृंखला समावेवी हो जाएंगे। सर आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा क्या कि क्रियात्मक समूह समावेवी भी हो सकते हैं? अरे क्यों आएगा भैया, ये भी एल्कीन है और ये भी एल्कीन है, तो दोनों एल्कीन है तो क्रियात्मक समूह तो हो नहीं सकते।
अब बी का रिश्ता किससे देखना है, डी से देखना है। बहुत सारे रिश्ते बना रहे हैं हम, सामूहिक सम्मेलन चल रहा है। आओ इधर बी और डी में देखते हैं, बी और डी में क्या रिश्ता है। बी और डी में पहले तो या एल्कीन है या एल्काइन है। सबसे पहले तो आप अनुसूत्र चेक किया करो। अनुसूत्र मेरे को तो देख के पता चल जाता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अभी कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो आपको भी देख के पता चल जाएगा। 6 कार्बन यहाँ पर भी है, 6 कार्बन यहाँ पर भी है, 2 द्विबंध तुल्यांक आ रहा है, 2 द्विबंध तुल्यांक आ रहा है। यहाँ पर एल्कीन है, यहाँ एल्काइन है। एक तो ये क्रियात्मक समूह समावेशी होंगे। यहाँ पे वलय मुख्य कार्बन श्रृंखला है, यहाँ पे खुली कार्बन श्रृंखला है, तो ये वलय श्रृंखला समावेशी भी होंगे। यानी कि 2 रिश्ते आ गए यहाँ पर, एक तो ये वलय श्रृंखला समावेशी होंगे और ये क्रियात्मक समूह समावेशी भी होंगे। इसी तरह से बी और ई को चेक करेंगे, है ना। एक ही क्वेश्चन में सारी प्रैक्टिस हो रही है अपनी, एक ही क्वेश्चन में सारी प्रैक्टिस हो रही है। बी और ई में देखो आप, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें द्विबंध तुल्यांक 2 आ रहा है, इसमें भी द्विबंध तुल्यांक 2 आ रहा है। यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला की प्रकृति वलय है, यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला की प्रकृति खुली श्रृंखला है। यानी कि वलय श्रृंखला समावेशी भी होंगे, साथ के साथ इसमें एल्कीन है और इसमें एल्काइन है, यानी कि क्रियात्मक समूह भी अलग अलग है, तो ये क्रियात्मक समूह समावेशी भी होंगे। तो यहाँ पर भी दोनों रिलेशन आ जाएंगे, ये रिंग चेन आइसोमर भी होंगे और ये फंक्शनल आइसोमर भी होंगे। इसी तरह से बी और एफ को चेक करेंगे। बी के अंदर 6 कार्बन है, 2 द्विबंध तुल्यांक है। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, बार बार बोल रहा हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ, आपको भी बार बार चेक करना है। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, 2 द्विबंध तुल्यांक है, यानी कि दोनों का अनुसूत्र समान है। दोनों का अनुसूत्र समान है, लेकिन यहाँ पे वलय जो है मुख्य कार्बन श्रृंखला है, यहाँ पे खुली श्रृंखला मुख्य कार्बन श्रृंखला है, इसलिए ये क्या होंगे, वलय श्रृंखला समावेशी होंगे। यानी कि बी और एफ के बीच में क्या रिश्ता आया है, रिंग चेन आइसोमर का रिश्ता आया है। अब इस तरह से सी और डी को चेक करेंगे। अब सी भी खुली कार्बन की श्रृंखला है और डी भी खुली कार्बन की श्रृंखला है। दोनों के अंदर कार्बन की श्रृंखला की जो प्रकृति है वो दोनों खुली श्रृंखला है, लेकिन यहाँ पे एल्काइन है, यहाँ पर एल्कीन है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेशी हो जाएंगे, यानी कि ये फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। मैंने आपको लिखाया भी था, डाइईन और अल्काइन क्रियात्मक समूह समावेशी होता है। और किसका देखना है, सी और ई का। सी और ई में भी वही है, ये भी खुली श्रृंखला, ये भी खुली श्रृंखला, कार्बन की संख्या बराबर है, द्विबंध तुल्यांक भी बराबर है, तो एल्कीन और एल्काइन एक दूसरे के क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह समावेशी होते हैं, इसलिए ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बेटा, फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। सी और एफ में रिश्ता देखो, यहाँ पर 6 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है। आप अंकन करोगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अंकन करोगे, जबकि यहाँ पर आप अंकन करोगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है। दोनों के अंदर आप देखोगे तो 6 कार्बन आ रहा है, द्विबंध तुल्यांक समान है, यानी कि दोनों का अनुसूत्र तो समान है। अनुसूत्र समान है, यहाँ पर पाइबंद है, यहाँ पर भी एल्कीन है, यहाँ पर भी एल्कीन है, यानी कि दोनों के क्रियात्मक समूह भी समान है, लेकिन मुख्य कार्बन श्रृंखला अलग अलग आ रही है, यानी कि ये क्या होंगे, एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे। एक ही क्वेश्चन में हमने सारे के सारे आइटम देख लिए, देख पा रहे हो आप। डी और ई में, अब डी और ई देख के बताओ, यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी खुली श्रृंखला है, ये भी खुली श्रृंखला है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन आते हैं, 1 2 3 4 5 6, दोनों के अंदर 6 कार्बन है, यहाँ पर भी द्विबंध तुल्यांक 2 है, यहाँ पर भी द्विबंध तुल्यांक 2 है। तो सर कैसे करेंगे, अरे अंकन करो लाला, यहाँ पर इस तरह से अंकन करो, यहाँ पर भी इस तरह से अंकन करो, दोनों में अंकन किया, दोनों में मुख्य कार्बन श्रृंखला 6 कार्बन की आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो बहुबंध की स्थिति है वो 2 नंबर है, जबकि यहाँ पे बहुबंध की स्थिति 1 नंबर है, और बहुबंध की स्थिति में अंतर आता है तो वो क्या कहलाते हैं, स्थिति समावेशी कहलाते हैं। तो यहाँ पर स्थिति समावेशी भी दिख रहे, समझ रहे आप। डी और एफ में रिश्ता बताना। अब डी वाले में 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, द्विबंध तुल्यांक भी दोनों का समान है, ये एल्काइन है और ये डाइईन है, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, क्रियात्मक समूह समावेशी होंगे, तो यहाँ पर फंक्शनल आइसोमर होंगे। अब बहुत से बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर यहाँ पर ये 6 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है, जबकि यहाँ तो सर 5 कार्बन की, तो ये तो श्रृंखला समावेशी होने चाहिए, चेन आइसोमर होने चाहिए। लेकिन बेटा मैंने आपको लिखाया था कि श्रृंखला समावेशी होने के लिए क्रियात्मक समूह कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ पर क्रियात्मक समूह समान नहीं है, तो ऐसे केस में हमें पहले क्रियात्मक समूह को इज्जत देनी पड़ेगी, ये क्रियात्मक समूह समावेशी होंगे। ई और एफ के अंदर रिश्ता बताना है। ई वाले में देखो 6 कार्बन की श्रृंखला है, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, दोनों के अंदर द्विबंध तुल्यांक समान है, यहाँ पे एल्काइन है, यहाँ पर एल्कीन है, फटाक से आंसर लिख देंगे कि सर ये तो एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेशी होंगे। तो पुराने पाप भी धुल गए, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो भी सब याद हो गया, और नई की नई चीज़ भी सीख ली, रिंग चेन आइसोमर भी सीख गए। क्लियर है।
तो अपन ने श्रृंखला पढ़ लिया, स्थिति पढ़ लिया, क्रियात्मक समूह पढ़ लिया, वलय श्रृंखला पढ़ लिया। अब बात करते हैं अगले समाविवी की, जो कि संरचनात्मक समाविवी का प्रकार। पोज करके आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मध्यावयवता। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मेटामेरिज्म। अब देखो, मध्यावयवता संरचनात्मक समावयवता का प्रकार है, यानी कि समावयवता की परिभाषा तो वो की वही आएगी कि दो या दो से अधिक भिन्न यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है उनको मध्यावयवी बोलेंगे। अब मध्यावयवी बनेंगे कैसे? कोई दो यौगिक आपस में मध्यावयवी कब होंगे? जब बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह, वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह के सापेक्ष में एल्कील या एरिल समूहों को बदलाव करने पर नया यौगिक बनेगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मध्यावयवी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा पहले लिख लेते हैं। हालांकि वो परिभाषा इतनी जल्दी से समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही परिभाषा के बाद वाला आइटम लिखूंगा तो तुरंत समझ में आ जाएगी। अब मैं वो सारी बकवास नहीं लिख रहा, दो या दो से अधिक, वो सब नहीं लिख रहा। मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं कि यहां पर क्या होगा, बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह के सापेक्ष एल्कील या एरिल समूहों को बदलने पर बनने वाले भिन्न यौगिक मध्यावयवी कहलाते हैं। मध्यावयवी कहलाते हैं। ठीक है, ये मध्यावयवी की परिभाषा है। हालांकि इससे पहले वो भी लिखना चाहिए था कि दो या दो से अधिक भिन्न यौगिक, लेकिन वो हमें पता है। मेन क्या है, बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह। ये चीज हमें समझनी है पहले तो, कि बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह क्या होते हैं और उनके सापेक्ष अगर एल्कील एरिल समूह को बदलने पर ध्यान रहे यौगिक कैसे होने चाहिए, भिन्न यौगिक होने चाहिए, तब हम उन्हें मध्यावयवी कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। अब बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह क्या होते हैं वो चीज हम लोग देखते हैं। आप इस डेफिनेशन को पोस्ट करके नोट डाउन करें। बहुत आसान है, बहुसंयोजित पढ़ रखे हैं अपन ने सारे क्रियात्मक समूह। उनमें से मैं बस आपको ये बताऊंगा कि ये बहुसंयोजित होते हैं और ये एकल संयोजित होते हैं। तो देखो बेटा, बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह वो होते हैं जिनकी एक से ज्यादा संयोजकता मुक्त हो। जैसे ईथर के सापेक्ष में दोनों तरफ हम लोग कार्बन लगा सकते थे, तो बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह है। जबकि अल्कोहल आप देखोगे तो उसके सापेक्ष में एक ही तरफ एल्किल समूह को लगा सकते हैं, दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह कौन कौन से होंगे जो हमें देखने को मिलेंगे। बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह, फिर उसके बाद हम लोग उदाहरण करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। जैसे आपका ईथर हो सकता है जिसके सापेक्ष में दोनों तरफ आपकी संयोजकता मुक्त हो, दोनों तरफ आप आर ग्रुप को चेंज कर सकते हो, है ना। थायो ईथर हो सकता है ना। कीटोन हो सकता है, एस्टर हो सकता है, 2 डिग्री अमाइड हो सकता है, एनहाइड्राइड हो सकता है। समझ रहे हो, जिसके दोनों तरफ आप आर समूह को चेंज कर सकते हो, ठीक है। वो सब बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह है। 2 डिग्री अमीन हो सकता है, 3 डिग्री अमीन हो सकता है, ठीक है। 3 डिग्री अमाइड भी हो सकता है, 3 डिग्री अमाइड भी हो सकता है। ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह है। सल्फोनिल समूह भी हो सकता है, ये भी सब बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह है। सारे के सारे जितने लिखे हैं ये बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह है। जबकि अगर मैं बात करूं यहां पर एकल संयोजित क्रियात्मक समूह की, एकल संयोजित क्रियात्मक समूह कौन से होंगे, मैं लिखने के लिए लिख लो। एकल संयोजित मतलब मोनोवैलेंट, जिनकी केवल एक तरफ से वैलेंसी फ्री हो, वो कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं। जैसे अल्कोहल,
अल्कोहल में मैं केवल एक ही तरफ एल्काइल ग्रुप को या अराइल ग्रुप को लगा सकता हूँ, जैसे थायो अल्कोहल, जैसे 1 डिग्री अमीन, समझ रहे हो, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे अल्डिहाइड। ठीक है, ये सब कैसे हैं, ये एकल संयोजित क्रियात्मक समूह है जिसके सापेक्ष में मैं केवल इस तरफ एल्काइल ग्रुप को या अराइल ग्रुप को लगा सकता हूँ। लेकिन इन समूहों के सापेक्ष में मैं इस तरफ भी एल्काइल ग्रुप लगा सकता हूँ, इस तरफ भी लगा सकता हूँ, दोनों तरफ लगाना जरूरी होगा, तभी जाके इसको ईथर बोलूंगा। अगर आपने हाइड्रोजन लगा दिया तो इसको अल्कोहल बोल दूंगा। तो ये सारे बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह है। अब इनके सापेक्ष अगर मैं एल्किल और एरिल समूह को बदलता हूं और एल्किल और एरिल समूह को बदलने पर अगर यौगिक भिन्न बनता है और अणुसूत्र समान होता है तो उसको मध्यावयवी कहेंगे। बात समझ में आती है? अगर इसके सापेक्ष एल्किल एरिल समूह को बदलूंगा, अणुसूत्र समान है, यौगिक भिन्न है, तो वो दोनों यौगिक एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मध्यावयवी हो जाएंगे। तो उस करके आप लोग नोट कर लो ये। अब हम लोग क्या करेंगे, खूब सारे एग्जाम्पल, ये तो करते हैं हम, पहले हम उसके बारे में जानते हैं, फिर उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग देखते हैं, उसके बाद खूब सारे उदाहरण करते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। ये तो करते आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये यौगिक ए है, ये यौगिक बी है। आपको बताना है क्या ये दोनों यौगिक एक दूसरे के मध्यावयवी हैं या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, मध्यावयवी के अंदर क्रियात्मक समूह नहीं बदलना चाहिए। क्रियात्मक समूह अगर बदल गया तो वो क्रियात्मक समूह समावयवी हो जाएगा। तो मध्यावयवी के अंदर क्रियात्मक समूह नहीं बदलता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये ईथर है और यहाँ पर भी ये ईथर है, क्योंकि दोनों तरफ आर समूह है, दोनों तरफ आर समूह है। अब दोनों के अंदर हम लोग क्या चेक करेंगे, अणुसूत्र समान है क्या। तो 1 2 3 4 तो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 कार्बन एक ऑक्सीजन है, द्विबंध तुल्यांक दोनों का 0 आ रहा है, यानी कि अणुसूत्र समान है। अब आप ध्यान से देखो, इस बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह के सापेक्ष इधर 1 कार्बन है और इधर 3 कार्बन है। अब मैंने क्या किया, इस बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह के सापेक्ष दोनों तरफ कार्बन 2 रख दिए, यानी कि यहां से एक कार्बन उठा के इस तरफ रख दिया। तो यहाँ पर एल्किल समूह में बदलाव आया कि नहीं आया, एल्किल समूह में बदलाव आया, बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह के सापेक्ष आया, और बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह बदला भी नहीं और अणुसूत्र भी समान है और यौगिक भी भिन्न हो गए, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मध्यावयवी होंगे, यानी कि मेटामर्स होंगे। क्लियर, सिंपल है। अब आप ट्राई करो एक बार, है ना भाई, ट्राई करने से होगा। अगर आपसे बनता है तो उससे बेहतरीन बात तो कोई हो ही नहीं सकती, और अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर और उदाहरण करो, उदाहरण की कोई कमी नहीं है। तब तक किसी चीज को प्रैक्टिस करना चाहिए जब तक कि वो पूरी तरह से समझ में ना आ जाए। ठीक है, ये 2 उदाहरण और करो पहले, फिर और देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो आपने ट्राई किया होगा, यहाँ पर देखा होगा बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह है, इस तरफ मेथिल लगा है, इस तरफ एथिल लगा है, यहाँ पर भी इस तरफ मेथिल लगा है, इस तरफ एथिल लगा है, अणुसूत्र तो समान है सर, लेकिन सर इस बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह के सापेक्ष इधर एथिल इधर मेथिल है, इधर मेथिल इधर एथिल है। दिखने में तो सर ऐसा लग रहा है कि एथिल को उठा के इधर रख दिया, मेथिल को उठा के इधर रख दिया, यानी कि सर एल्किल समूह को बदला तो है। अरे लेकिन बदलने पर यौगिक भिन्न बनना चाहिए। अभी दोनों का यूपीएससी नाम लिखोगे सेम आएगा, यानी कि एल्किल समूह को इस तरह से बदलना है कि यौगिक बदले। यहाँ पर यौगिक तो बदला ही नहीं, अरे इसको घुमा के लिख दूंगा तो ये तो लिखा है। ठीक है, तो ऐसे केस में इन दोनों को क्या बोलूंगा, मध्यावयवी नहीं बोलूंगा। ये दोनों एक दूसरे के समान है, यानी कि आइडेंटिकल है। ये क्या होंगे, समान होंगे, यानी कि आइडेंटिकल होंगे। भैया बदलने पर चीजें दिखनी भी बदली हुई होनी चाहिए, मतलब बदली हुई दिखनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पर आप देखोगे तो ये सल्फोनिल ग्रुप है, वहां पर भी सल्फोनिल ग्रुप है, इस तरफ अराइल ग्रुप, इस तरफ आपका क्या लिखा है, साइक्लोहेक्साइल। यहाँ पर अराइल ग्रुप, यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल। तो सर यहाँ पर भी कहाँ बदला है, इसको पलट दो वही दिख जाएगा। लेकिन लाला ध्यान से देखो, यहाँ पे सल्फर से बेंजीन जुड़ी हुई है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन से बेंजीन जुड़ी हुई है। फर्क है कि नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्साइल जुड़ा हुआ है, यहाँ सल्फर से साइक्लोहेक्साइल जुड़ा है, यानी कि फर्क है। जब आप इसका फोटो खींचोगे, इसका फोटो खींचोगे तो कभी भी आप उन दोनों फोटो को एक जैसा नहीं बता सकते, जबकि इन दोनों को तो घुमाने पर एक जैसा दिख जाएगा वो। ठीक है, तो ऐसे केस में ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मध्यावयवी है। जब बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह के सापेक्ष
एल्किल या एरिल समूह को बदला जाता है और बदलने पर भिन्न यौगिक बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? मध्यावयवी बोलते हैं। और उदाहरण देखो, प्रैक्टिस, सारा खेल प्रैक्टिस का है। सारा खेल किसका है? प्रैक्टिस का। और देखो आप, अब आपको ट्राई करना है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, बिना दिमाग लगाए कुछ भी नहीं होने वाला। इन दोनों में रिश्ता बताना है आपको, है ना। जरूरी नहीं है जो पढ़ रहे हैं वही हो, जो पढ़ चुके हैं वो भी हो सकता है। चलो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है। तो ये वाला आपने सॉल्व किया होगा। तो ए और बी में क्या रिश्ता निकाला आप लोगों ने? यहां पर आप देखोगे तो इस कार्बोनिल ग्रुप के सापेक्ष एरिल ग्रुप है और ये एल्किल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप के सापेक्ष एल्किल ग्रुप है, ये एरिल ग्रुप है। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहां पर भी कार्बन से ही बेंजीन जुड़ी है, कार्बन से ही साइक्लोहेक्सेन जुड़ा है, कार्बन से ही साइक्लोहेक्सेन जुड़ा है, कार्बन से ही बेंजीन जुड़ी है। कोई फर्क नहीं है भाई, कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे उल्टा पुल्टा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यौगिक भी भिन्न होना चाहिए, अनुसूत्र समान है, यौगिक भिन्न नहीं है, यौगिक भी समान है। IUPAC नेम लिखोगे वो भी समान आएगा। तो ऐसे केस में इस यौगिक को क्या बोला जाएगा? ये दोनों समान है, यानी कि आइडेंटिकल है। क्लियर? यहां पर देखो, इस ए और बी को देखो, इस ए और बी को ध्यान से देखोगे तो इधर मेथिल लिखा है जबकि इधर नॉर्मल प्रोपिल लिखा है। इधर देखोगे तो इधर मेथिल लिखा है, इधर आइसोप्रोपिल लिखा है। दोनों का अनुसूत्र समान है, लेकिन यहाँ पर इस समूह को बदला है, इस समूह को बदला है। ध्यान से देखो आप, जब इन समूहों को बदला गया है, यानी कि मैंने एल्किल ग्रुप को बदला है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? मध्यावयवी होंगे। लेकिन ये एक दूसरे के मेटामर होंगे, मध्यावयवी होंगे। लेकिन एक डाउट हो रहा था, यहां पर जब आप मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन करोगे तो 1 2 3 इस तरह से करोगे। यहां पर मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन करोगे तो 1 2 3 इस तरह से करोगे। यहां पर आप देखोगे तो 1 नंबर पे मिथॉक्सी समूह आ रहा है, यहां पर आप देखोगे तो 2 नंबर पे मिथॉक्सी समूह आ रहा है। मुख्य कार्बन श्रृंखला दोनों में समान है, लेकिन दोनों के अंदर प्रतिस्थापी अलग अलग स्थिति पे आ रहे हैं, यानी कि ये पोजीशन आइसोमर यानी कि स्थिति समावेवी भी होंगे, ये मेटामर भी होंगे और ये पोजीशन आइसोमर यानी कि स्थिति समावेवी भी होंगे। अब पंगा पड़ गया, सर किस पे टिक लगाएंगे? मध्यावयवी पे टिक लगाएंगे या स्थिति समावेवी पे टिक लगाएंगे? अगर आपके ऑप्शन में केवल मध्यावयवी और स्थिति समावेवी नहीं है तो मध्यावयवी पे लगाओ, अगर स्थिति समावेवी है मध्यावयवी नहीं है तो स्थिति पे लगाओ। 2 तो ये हो गए। तीसरा केस क्या आ सकता है? दोनों आ जाए, तो उस केस में आपको किस पे लगाना है? पोजीशन आइसोमर पे टिक लगाना है, मध्यावयवी पे नहीं लगाना है। नीट के अंदर, जेई के अंदर होता तो मैं आपको बोलता मध्यावयवी पे लगाओ। नीट के अंदर आप लोगों को स्थिति समावेवी पे टिक लगाना है। क्लियर है? ये वाला सवाल आपने किया होगा। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर आप मुख्य कार्बन श्रृंखला देखोगे, पहले तो आप कार्बन गिनो, 1 2 3 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, दोनों के अंदर द्विबंध तुल्यांक भी 1 है, यानी कि दोनों का अनुसूत्र समान है साहब। या मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनोगे तो किस तरफ से चुनोगे? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अरे ये तो प्रतिस्थापी है, क्रियात्मक समूह थोड़ी ना है। यहाँ पर देखोगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस तरीके से आप अंकन करोगे। यहाँ पर 1 नंबर पे एल्कीन आई है, 3 नंबर पे प्रतिस्थापी है। यहाँ पर 1 नंबर पे एल्कीन है और 1 ही नंबर पे प्रतिस्थापी है, तो ये दोनों एक दूसरे के मध्यावयवी नहीं होंगे, ये एक दूसरे के क्या होंगे? स्थिति समावेवी होंगे, है ना। लफड़ा पड़ जाता है, देखो बच्चा कंफ्यूज होता है सबसे ज्यादा स्थिति समावेवी में और मध्यावयवी में, है ना। तो स्थिति समावेवी कब लगाना है, कब मध्यावयवी लगाना है? मध्यावयवी तभी लगाएं जब उस बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह के सापेक्ष एल्कीन समूह को बदला गया हो। अगर बदला नहीं गया है तो उस केस में हमें स्थिति समावेवी लगाना है। 7th वाला आपने ट्राई किया होगा।
यहाँ पर आप देखो, ये बेंजीन कार्बन से जुड़ी है, ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्सेन जुड़ा है, बेंजीन कार्बन से जुड़ी है, ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्सेन जुड़ा है, सब कुछ सेम है। लेकिन ये जो मेथिल समूह लगा हुआ है ये भी बेंजीन पे है, जबकि मैंने इसको उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया। यानी कि मैंने एल्किल समूह को इधर उधर किया है, किसके सापेक्ष, इस बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह के सापेक्ष एल्किल समूह को इधर उधर करेंगे तो उस केस में उसको मध्यावयवी कहेंगे। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मध्यावयवी होंगे। ध्यान रहे, मध्यावयवी जानने के लिए बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह नहीं बदलना चाहिए, उसके सापेक्ष में एल्किल और एरिल समूह इधर उधर होने चाहिए, अणुसूत्र समान होना चाहिए, एल्किल एरिल समूह इधर उधर होंगे, और अगर यौगिक भिन्न बन रहा होगा तो उसको हम मध्यावयवी कहेंगे। अगर नहीं हो रहे होंगे इधर उधर, केवल एक ही तरफ में बदलाव आ रहा होगा तो उस केस में हम उसे स्थिति समावयवी ही कहेंगे। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में स्थिति समावयवी नहीं दिया, मध्यावयवी दिया, तो आप मध्यावयवी पे टिक लगाओ, क्या दिक्कत है। मैंने आपको सभी तरह के सवाल यहाँ पे कराने की कोशिश की है और मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा। आप कोई सी भी शीट लगा लो, कोई भी कंपनी की शीट लगाओ, कंपनी से मतलब है कोई भी कोचिंग की शीट लगाओगे, कहीं का भी मटेरियल लगाओगे, इसके बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमने वलय श्रृंखला पढ़ लिया, हमने मध्यावयवी पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं चला व्यवस्था। चला व्यवस्था की ज़्यादा जानकारी मैं आपको यहाँ नहीं दूंगा, मैं चला व्यवस्था की ज़्यादा जानकारी आपको जीओसी वाले चैप्टर में दूंगा, क्योंकि जीओसी के बहुत सारे कंसेप्ट चला व्यवस्था के अंदर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। चला व्यवस्था को अंग्रेजी में बेटा टोटोमेज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटोमेज्म। इसके कई सारे नाम हैं। टोटोमेज्म के अलावा इसको बोला जाता है कैटायनोट्रोपी, इसी को एनायनोट्रोपी भी कहा जाता है, एनायनोट्रोपी भी कहा जाता है, इसी को डेस्मोट्रोपिज्म भी कहा जाता है, इसी को डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, जिसको गतिज साम्यावस्था कहते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी गतिज साम्यावस्था, इसी को कीटो इनॉल टोटोमेज्म भी कहा जाता है, कीटो इनॉल टोटोमेज्म, कीटो इनॉल चला व्यवस्था भी कहा जाता है, और इसी को प्रोटोनोट्रोपी भी कहा जाता है, प्रोटोनोट्रोपी भी कहा जाता है। सब इसी के नाम है। हिंदी में हम लोग इसे चला व्यवस्था कहेंगे, इंग्लिश में इसके कई सारे नाम हैं, और सब नामों का अपना अपना मकसद है, सब नामों का अपना अपना मकसद है, वो सब अभी क्लियर हो जाएगा। अब देखो होता क्या है चला व्यवस्था, किसी भी दो यौगिकों को एक दूसरे के चलावयवी होने के लिए सबसे पहले क्रियात्मक समूह समावयवी होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब चला व्यवस्था की परिभाषा लिखेंगे तो उसके अंदर परिभाषा ही यहाँ से स्टार्ट होती है कि ऐसे क्रियात्मक समूह समावयवी, यानी कि पहले होना क्या जरूरी है साहब, क्रियात्मक समूह समावयवी होना जरूरी है। ऐसे क्रियात्मक समूह समावयवी जो एक दूसरे में गतिज साम्यावस्था में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? चलावयवी बोलते हैं। अब वो गतिज साम्यावस्था में किसके कारण होते हैं? वो प्रोटॉन के स्थानांतरण के कारण हो सकते हैं, वो केटायन के स्थानांतरण के कारण हो सकते हैं, वो ऋणायन के स्थानांतरण के कारण हो सकते हैं, और भी कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से कारण होंगे वो देखेंगे हम लोग, लेकिन ध्यान रहे चलावयवी होने के लिए पहले क्रियात्मक समूह समावयवी होने चाहिए, और वो क्रियात्मक समूह समावयवी एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होने चाहिए रूम तापमान पर, बहुत तेजी से एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होंगे। इसका मतलब गतिज साम्यावस्था में रहेंगे, तब जाके उनको चलावयवी कहेंगे। तो परिभाषा क्या होगी? पहले परिभाषा लिखते हैं फिर समझेंगे। ठीक है, ऐसे क्रियात्मक समूह समावयवी जो गतिज साम्यावस्था में होते हैं, जो गतिज साम्यावस्था में प्रोटॉन के स्थानांतरण के कारण होते हैं, उन्हें चलावयवी कहते हैं। और इस सिद्धांत को चला व्यवस्था कहते हैं।
समझ रहे हो? सबसे पहले क्या होना जरूरी है बेटा, क्रियात्मक समूह समावयवी होना जरूरी है। क्रियात्मक समूह समावयवी जो कि किस में रहते हैं, गतिज साम्यावस्था में रहते हैं। किसके कारण? अभी हमारा काम इससे चल जाएगा। प्रोटॉन मतलब H+, प्रोटॉन के स्थानांतरण के कारण जो एक दूसरे में गतिज साम्यावस्था में होते हैं उनको हम लोग चलावेवी कहते हैं, और इस सिद्धांत को चलावेवता कहते हैं। चलावेवी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टोटोमर्स। क्या बोलते हैं? टोटोमर्स। चलावेवता दर्शाने के लिए कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन A डबल बॉन्ड B वाले क्रियात्मक समूह के सापेक्ष होना जरूरी है। अभी A डबल बॉन्ड B क्रियात्मक समूह क्या है सब लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर एक एक पॉइंट लिख रहा हूं और उन पॉइंट्स को मैं एक ही एग्जांपल से सारे चित कर दूंगा, ठीक है ना। चलावेवता दर्शाने के लिए, चलावेवता दर्शाने के लिए कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन A डबल बॉन्ड B या A ट्रिपल बॉन्ड B वाले क्रियात्मक समूह के सापेक्ष होना आवश्यक है, जहां B की विद्युत ऋणता A से ज्यादा होनी चाहिए। B की विद्युत ऋणता क्या होनी चाहिए? A से ज्यादा होनी चाहिए। चलावेवता दर्शाने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए? एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ऐसे क्रियात्मक समूह होने चाहिए जहां पर B की विद्युत ऋणता A से ज्यादा हो। ऐसे क्रियात्मक समूह कौन से होते हैं? A डबल बॉन्ड B वाले कौन से होते हैं? वो हो सकते हैं C डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड NH, ठीक है, इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब आपके A डबल बॉन्ड B वाले हैं। A डबल बॉन्ड B के सापेक्ष अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है तो चलावेवता होगा, वरना नहीं होगा। अब होता कैसे है चलावेवता वो देखते हैं, पोज करके नोट कर लेंगे। चलावेवता होता क्या है, कैसे दिखेगा हमको चलावेवी? अब यहां पर देखो आप, ये C डबल बॉन्ड O दिख रहा है आपको। अगर कहीं पे आपको C डबल बॉन्ड O दिख जाए और उसके सापेक्ष में अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, उसके सापेक्ष में अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है तो वो चलावेवता दर्शा सकता है। कैसे दर्शाएगा? वो ऐसे दर्शाएगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन स्थानांतरण करके इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है और ये पाइबंद जो है, ये पाइबंद यहाँ पर गिर जाता है। हाइड्रोजन तो कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास, और ये पाइबंद कहाँ गिर जाएगा? यहाँ पर गिर जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरी अवस्था बनेगी वो अवस्था कैसी बनेगी? यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पे पाइबंद, और ये दोनों यौगिक एक दूसरे के सापेक्ष में क्या होंगे? गतिज साम्यावस्था में होंगे। ये रहा बीच में चिन्ह साम्यावस्था का, ये दोनों एक दूसरे में गतिज साम्यावस्था में मौजूद है। दोनों आप देखोगे तो एक कीटोन है और यहाँ पे एल्कीन आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है, इसको बोलते हैं इनॉल। क्या बोलते हैं? इनऑल। एल्कीन के लिए तो इन लिखा, अल्कोहल के लिए ऑल लिखा, इनॉल बोलूंगा। इसको बोलते हैं कीटो। इसको क्या बोलते हैं? कीटो बोलते हैं। कीटोन का कीटो और एल्कीन का इन और अल्कोहल का ऑल, ये होता है कीटो इनॉल चलावेवता। क्या होता है? कीटो इनॉल चलावेवता। दोनों एक दूसरे के क्या है? क्रियात्मक समूह समावयवी है और एक दूसरे में गतिज साम्यावस्था में मौजूद है। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये H+ है, ये प्रोटॉन है, ये स्थानांतरण करके ये बना है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? चलावेवी होंगे। अब आपसे पूछा है क्या ये दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेवी है? हाँ है। क्या ये एक दूसरे के चलावेवी है? हाँ है। बताओ ये चलावेवी क्यों है? क्योंकि ये क्रियात्मक समूह समावेवी है? नहीं, ये ऐसे क्रियात्मक समूह समावेवी है जो गतिज साम्यावस्था में मौजूद है, इसलिए चलावेवी। क्या सारे चलावेवी क्रियात्मक समूह समावेवी होंगे? हाँ। क्या सारे क्रियात्मक समूह समावेवी चलावेवी होंगे? नहीं, वही होंगे जो गतिज साम्यावस्था में होंगे। और वो गतिज साम्यावस्था कब आएगी? जब यहाँ पर A डबल बॉन्ड B टाइप का बंध होगा और उसके सापेक्ष में अल्फा हाइड्रोजन होगा, तभी आएगी, वरना नहीं आएगी। तो इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? चलावेवी का रिश्ता है, क्रियात्मक समूह समावेवी का रिश्ता है। तो यहाँ पे ये बात भी लिख लेंगे, सभी चलावेवी क्रियात्मक समूह समावेवी होते हैं।
किंतु इसका उल्टा सही नहीं है। बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, चलावेवी में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। चलावेवी हम पूरा का पूरा जीओसी में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। हमें यहाँ पे सिर्फ इतना सा सीखना है, क्या ये चलावेता दर्शा सकता है, और अगर दर्शा सकता है तो इसका चलावेवी क्या बनेगा, इन दोनों में रिश्ता क्या है, बस ये उदाहरण करेंगे। पहले यहाँ तक नोट कर लो आप। आपको बताना है कि एक दूसरे के चलावेवी होंगे या नहीं होंगे। आपको बताना है कि एक दूसरे के चलावेवी हैं या नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला आपने ट्राई किया होगा, आपने देखा CO बंद लगा हुआ है, इसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये पाई बंद इधर आएगा, और वो वैसा का वैसा दिख रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, चलावेवी होंगे। और चलावेवी होने के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, क्रियात्मक समूह समावेवी भी होंगे। अब आपने यहाँ पे देखा इस CO बंद लिखा हुआ है, इसके सापेक्ष में अल्फा हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, पाई बंद इधर गिरेगा। भाई ये तो करते हैं, अरे CO बंद, इसके सापेक्ष में अल्फा कार्बन से जुड़ा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, पाई बंद कहाँ गिरेगा, यहाँ पर गिरेगा। तो यहाँ पे तो पाई बंद गिर ही नहीं रहा, तो क्या ये एक दूसरे के चलावेवी है? नहीं, ये एक दूसरे के चलावेवी नहीं है। अगर ये एक दूसरे के चलावेवी नहीं है तो फिर इन दोनों में रिश्ता क्या होगा? अणुसूत्र तो दोनों का समान है, अणुसूत्र दोनों का समान है, और यहाँ पे क्रियात्मक समूह अलग अलग दिख रहे हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये क्या होंगे, क्रियात्मक समूह समावेवी होंगे, चलावेवी नहीं होंगे। जबकि यहाँ पे चलावेवी भी थे और क्रियात्मक समूह समावेवी भी थे। अब इन दोनों को देखो आप, इसको देख के बताओ क्या ये चलावेवी होंगे? तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन था, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास जाएगा, ये पाई बंद यहाँ गिरेगा, तो पाई बंद यहाँ गिर गया, हाइड्रोजन इसके पास चल गया, NH2 पाई बंद, ठीक है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के आपको क्रियात्मक समूह समावेवी तो दिख ही रहे हैं, और साथ के साथ ये दोनों एक दूसरे के चलावेवी भी होंगे। क्लियर है? ये एक दूसरे के चलावेवी भी होंगे और क्रियात्मक समूह समावेवी भी होंगे। बस इतना पढ़ना हमें, और कुछ नहीं जानना, अभी फालतू बातें नहीं जाननी। हमने क्या देखा, कीटो इनोल चलावता क्या होता है, क्यों चलावता दर्शाने के लिए क्या चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, किसके सापेक्ष चाहिए, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड NH, इनके सापेक्ष में एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। क्या होता है, ऐसे क्रियात्मक समूह समावेवी जो गतिज साम्यावस्था में होते हैं, दैट्स इट। ज़्यादा नहीं जानना, ज़्यादा कहाँ जानेंगे, GOC वाले चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, 2-3 लेक्चर का टॉपिक है चलावता अकेला। क्लियर है? अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, कुछ यौगिक जो है एक से ज्यादा समावता वाले संबंध दिखा रहे थे, जैसे रिंग चेन आइसोमर वाले श्रृंखला भी हो रहे थे, क्रियात्मक समूह भी हो रहे थे, क्रियात्मक समूह भी हो रहे थे, चलावेवी भी हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, कुछ स्थिति भी हो रहे थे, मध्यावेवी भी हो रहे थे। उस केस में हमें किसको प्राथमिकता देनी है, तो वो प्राथमिकता क्रम बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे लिखेंगे प्राथमिकता क्रम। अगर एक से अधिक टाइप के समावेवी वाले संबंध दिखा रहा है तो आपको किस पे टिक करके आना है, उसकी ट्रिक बना रखी है अपन ने। वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले रिंग चेन, फिर टॉटोमर, फिर फंक्शनल, फिर मेटामर, फिर चेन और फिर पोजीशन, ठीक है। यानी कि वलय श्रृंखला, फिर चलावेवी, फिर क्रियात्मक समूह समावेवी, फिर मध्यावयवता, फिर श्रृंखला समावेवी, फिर स्थिति समावेवी। और इसको याद करने के लिए आपको एक सेंटेंस याद करना पड़ेगा, रेडियो सिटी टॉप FM नियर कैरियर पॉइंट एक कोचिंग है, तो आप उसके नाम से याद कर लो, वो जल्दी याद हो जाता है। वैसे कनॉट पैलेस भी बोल सकते हो, दिल्ली के बच्चों को पता होगा कनॉट पैलेस क्या होता है, तो कनॉट पैलेस से भी याद कर सकते हैं। तो RC टॉटोमर, फंक्शनल, मेटामर, C और P का मतलब चेन और पोजीशन,
ठीक है। रेडियोसिटी टॉप एफएम नियर कैरियर पॉइंट, इससे आपको याद हो जाएगा कि रिंग चेन, फिर टोटोमर, फिर फंक्शनल, फिर मेटामर, फिर चेन, फिर पोजिशन। ये आपको क्रम रखना है जब एक से ज़्यादा प्रकार के आपको संबंध देखने को मिले। क्लियर है? यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक और टाइप के सवाल बनते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जितना भी अपन ने संरचनात्मक समावता अभी पढ़ा है, सारा का सारा उसको यूज़ करते हुए वो सवाल बनते हैं। वो सवाल क्या होंगे? अणुसूत्र दे दिया जाएगा आपको और उस अणुसूत्र से आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसके कितने संरचनात्मक समावयव बन सकते हैं, हमें बनाने पड़ेंगे। अब वो कैसे बनाएंगे उसका तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, प्रश्न क्या होगा? निम्नलिखित दिए गए अणुसूत्रों के लिए संरचनात्मक समावयवी बनाए। ये हमारा प्रश्न है। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग वही चीज पढ़ेंगे जो हम लोग IUPAC के अंदर पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने जटिल प्रतिस्थापी पढ़ा था और जब अपन ने सामान्य नामकरण पढ़ा था। दोनों केस में मैंने आपको अल्काइल मूलक लिखना सिखाए थे। तो अल्किल मूलक क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। एल्किल मूलक आपको याद आ रहा हो नहीं आ रहा हो, मैं आपको याद दिला दूंगा। एल्किल मूलक क्या थे बेटा? एल्किल मूलक मैंने बोला था जब आपके पास केवल CH3 लिखा हो तो CH3 को कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं? एक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ऐसे के ऐसे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ C2H5, इसको कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं? केवल एक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ऐसे के ऐसे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस पे मैं क्लोरीन को अगर मेरे को जोड़ना है, मान लो मुझे क्लोरीन को जोड़ना है, तो मैं एक ही तरीके से यहाँ पे क्लोरीन जोड़ सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं एक ही तरीके से क्लोरीन जोड़ सकता हूँ, ठीक है। जबकि मैं C3H7 लिखता था तो वहाँ दो तरीके से मैं इसको लिख सकता था। दो तरह के भिन्न हाइड्रोजन मैंने देखे थे। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप वाला लेक्चर देखो, सामान्य नामकरण वाला, जिसमें मैंने आपको एल्किल मूलक बनाना सिखाया था। मैंने आपको भिन्न हाइड्रोजन देखना सिखाया था, तो नॉर्मल प्रोपिल और एक आइसोप्रोपिल। तो यहाँ पे दो तरीके से मैं क्लोरीन को जोड़ सकता हूँ, एक तो नॉर्मल प्रोपिल और एक आइसोप्रोपिल। इसी तरह से चौथा आइटम क्या था हमारे पास? C4H9। C4H9 को हम लोग चार तरीके से लिख सकते हैं। चार तरीके कौन से थे? एन ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल और टर्शरी ब्यूटिल। याद आ रहा होगा आपको। और एक था हमारे पास C5H11। C5H11 को हम 8 तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें मैंने अमाइल वाली बात बताई थी, आपको याद आ रहा हो। सेकेंडरी अमाइल, एक्टिव अमाइल, सेकेंडरी आइसो अमाइल, है ना। तो वो सब अपन ने देखा था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी इसका बेहतरीन तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले मैं आपको सिखाता हूं कि अणुसूत्रों दिया हो तो कैसे संरचनात्मक समावयवी बना सकते हैं, उसके अंदर ही ये सब यूज होंगे। बस आप इतना सा ध्यान रखो, CH3 दिया हो तो एक तरीके से, C2H5 दिया हो तो एक तरीके से, C3H7 दिया हो तो दो तरीके से लिख सकते हैं, C4H9 को 4 तरीके से, C5H11 को 8 तरीके से। इसका बेहतरीन रूप से मैं इस्तेमाल करूंगा। इससे जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत आसानी से, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं है मैं आपको पूरा सॉल्व करके भी बताऊंगा और इसके द्वारा भी बताऊंगा, फिर आपको खुद को डिफरेंस पता चल जाएगा, आपका कितना टाइम बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, सबसे पहला सवाल है C5H12। आपको इस तरह से अणुसूत्र दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इसके संरचनात्मक समावयवी बना के बताओ। कितने संरचना आप बना सकते हो इससे, जो कि एक दूसरे के समावयवी हो, जिनका अणुसूत्र C5H12 हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो हमारा मेथड होगा उसमें हम लोग यूज करेंगे DU निकालेंगे। यहाँ पर जब आप लोग DU निकालोगे तो DU का सूत्र मैंने आपको बता रखा है C+1 - H + x - n/2। कार्बन की संख्या 5 है, 5 + 1, हाइड्रोजन की संख्या 12 है, कोई हेलोजन कोई नाइट्रोजन नहीं है, तो 12/2 कुल मिला के DU 0 आ गई। यानी कि जो भी यौगिक बनेगा वो खुली श्रृंखला बनेगा और उसमें कोई द्विबंध त्रिबंध नहीं होगा। अब यहाँ पर यौगिकों की शुरुआत कैसे की जाए, कहाँ से बनाना चालू करें? तो सबसे पहले 5 कार्बन दिए हैं तो 5 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला से ही शुरुआत करेंगे। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 5 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला बनाएंगे और तब तक बनाते रहेंगे 5 कार्बन की जब तक उसकी सारी संभावनाएं खत्म ना हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे 5 कार्बन की हम लोग कैसे बना सकते हैं? कुछ ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला कुछ ऐसी दिखेगी। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर हम लोग कर सकते हैं 4 कार्बन + 1 कार्बन।
4 कार्बन की तो हम लोग मुख्य कार्बन श्रृंखला बनाएंगे और 1 कार्बन का हम लोग क्या बनाएंगे, प्रतिस्थापी बनाएंगे। भाई 5 कार्बन में इसके अलावा कोई संभावना ही नहीं है। 5 कार्बन में तो ये संभावना थी सिंगल, मतलब स्ट्रेट चेन लिख दो। अब 4 कार्बन की हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला बनानी है और 1 कार्बन का हम लोग प्रतिस्थापी रख सकते हैं। 4 कार्बन को हम लोग कैसे रख सकते हैं, ऐसे। 1 कार्बन हमें क्या करना है, प्रतिस्थापी के रूप में रखना है। तो 1 कार्बन को हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे। अगर मैं उसी कार्बन को यहीं पे लगाता तो वो ये बन जाता। तो ये तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। यहाँ पे लगाया तो अलग बना, यहाँ लगाऊंगा तब भी वही बनेगा। हमें यौगिकों को रिपीट नहीं करना है, हमें उसकी सारी संभावना जो भी भिन्न भिन्न बन सकती है वो देखना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कार्बन का प्रतिस्थापी इस तरह से लगा दिया, मैं यहाँ लगाता तब भी वही बनता, मैं यहाँ लगाता तो ये बन जाता। यानी कि 4 कार्बन प्लस 1 कार्बन की संभावना ये थी केवल। अब क्या कर सकते हैं, 3 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला बनाएंगे और 2 कार्बन का प्रतिस्थापी ले लेंगे। एक एक कार्बन कम करते जाना है। 3 कार्बन का तो मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी, 2 कार्बन का हमारा प्रतिस्थापी। अब 2 कार्बन के प्रतिस्थापी में भी क्या क्या हो सकता है, दोनों कार्बन साथ साथ रख लो, 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन रख लो। अगर मान लो आपने 3 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला बनाई, उसमें 2 कार्बन का आप लोग प्रतिस्थापी लगा रहे हो, यानी कि साथ में रख रहे हो, तो ये 2 कार्बन का प्रतिस्थापी आप इस तरह से लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है आप यहाँ लगाओगे तो वो ये का ये आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जब आप इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनोगे तो 1 2 3 4 कार्बन की आ रही है, जो कि इस वाले केस में कवर हो चुकी है, यानी कि ये यौगिक हो ही नहीं सकता। यानी कि 2 कार्बन का प्रतिस्थापी अभी हमारे लिए नहीं हो सकता। तो 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन वाला प्रतिस्थापी लगाना है। तो 3 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला लगाएंगे और उस पर 1 कार्बन और 1 कार्बन का प्रतिस्थापी ऐसे लगा देंगे। इसके अलावा कोई और संभावना नहीं है। 2 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनोगे और उसमें 3 कार्बन का प्रतिस्थापी लगाओगे तो आपके यही सारे केस रिपीट होने लग जाएंगे। तो C5H12 कितने यौगिकों को दर्शा रहा है, C5H12 इन 3 यौगिकों को दर्शा रहा है और ये तीनों यौगिक एक दूसरे के क्या है, समाविवी हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, यही ट्रिक आपको इस्तेमाल करनी है, DU निकालना है, फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला 5 कार्बन की चुननी है, फिर 1 कार्बन को कम करते चलना है, फिर और 1 कार्बन को कम करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे C6H14। C6H14 के कितने संरचनात्मक समावि बनेंगे। एक बार आप पोज करो, खुद से ट्राई करो, ट्रिक वही लगानी है, पहले DU, फिर 6 कार्बन, फिर 5 कार्बन, फिर 4 कार्बन, इस तरह से चल रहा है। पोज करके ट्राई करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर आप द्विबंध तुल्यांक निकालोगे। सबसे पहले द्विबंध तुल्यांक कितना आएगा, 6 + 1 - 14/2, यानी कि 7 - 7 0 आ रहा है, यानी कि जो भी बनेगा वो खुली श्रृंखला बनेगी और संतृप्त यौगिक बनेगा। तो शुरुआत कहाँ से करोगे, 7 कार्बन से शुरुआत करोगे और कब तक नहीं छोड़ोगे उसको, जब तक उसकी सारी संभावना खत्म नहीं हो जाती। तो 6 कार्बन है ना बेटा, 6 कार्बन को हम लोग ऐसे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की संभावना बनती है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की संभावना। और क्या बन सकता है, 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन। 5 कार्बन की तो मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाए और 1 कार्बन का क्या हो जाए, हमारे लिए प्रतिस्थापी हो जाए। यहां पर क्या होगा, 6 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला, उसका एक ही केस बन सकता है। 5 कार्बन की तो मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाए, 1 कार्बन का प्रतिस्थापी। तो 5 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला बना लो पहले, तो ये हो जाएगी 5 कार्बन की। अगर आप बंद रेखीय सूत्र में मतलब आप कंफर्टेबल नहीं हो तो उस केस में आप कार्बन कार्बन लिख के भी बना सकते हो, कोई लफड़े वाली बात नहीं है। बनाने के बाद क्या करो, IUPAC नाम लिख के देख लो। अगर IUPAC नाम सेम आ रहा है तो आपने वही यौगिक बना दिया, अगर डिफरेंट आ रहा है, अलग आ रहा है, तो आपने अलग यौगिक बनाया है। ध्यान रहे, अनुसूत्र नहीं बदलना चाहिए। अब 1 कार्बन का प्रतिस्थापी लगाना है, तो हम लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। यहाँ लगाऊंगा तो ये बन जाएगा, यहाँ लगाऊंगा तो कुछ अलग बात बनिए। यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला 5 कार्बन की है और 1 कार्बन का प्रतिस्थापी, नाम क्या हो जाएगा, 2-मेथिल पेंटेन। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे भिन्न भिन्न हाइड्रोजन ढूंढने हैं। ये वाला हाइड्रोजन अलग था, ये वाला हाइड्रोजन अलग था, ये वाला हाइड्रोजन अलग था। इस वाले हाइड्रोजन पे लगाता तो ये बन जाता, इस वाले हाइड्रोजन को हटा के ये लगाया तो अलग बना, और यहाँ पर लगाऊंगा तो अलग बनेगा। इसका नाम 3-मेथिल पेंटेन है। अब यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूंगा उस प्रतिस्थापी को, तो क्या बन जाएगा, वापस ये बन जाएगा। अरे नाम तो सेम है, 2-मेथिल पेंटेन। तो मुझे क्या करना है, भिन्न भिन्न यौगिक बनाने, संभावनाएं चेक करती जानी है।
अब 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन में इसके अलावा कोई संभावना नहीं है। नेक्स्ट चलूंगा 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन की तरफ। 4 कार्बन की तो मुख्य कार्बन श्रृंखला और 2 कार्बन का प्रतिस्थापी। अब 2 कार्बन के प्रतिस्थापी को भी कैसे लिख सकते हैं, दोनों कार्बन को साथ साथ 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन को हम लेके तो सारे केस चलेंगे, अगर वो केस कवर हो चुका होगा तो उसको काट देंगे। समझ रहे हो बात को? तो 4 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला कैसे बनाई होगी, आपने कुछ ऐसे बनाई होगी। 2 कार्बन का प्रतिस्थापी कैसे लगाओगे, अगर आपने 2 कार्बन का प्रतिस्थापी यहीं लगा दिया तो ये 6 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। अगर आपने 2 कार्बन का मुख्य प्रतिस्थापी यहां लगा दिया तो आपकी श्रृंखला 5 कार्बन की आ जाएगी, जो कि इस केस में कवर हो चुकी है। तो यानी कि 2 कार्बन को तो हम लोग इकट्ठे रख ही नहीं सकते। तो केस कौन सा बचा, 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन वाला। अब वो 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन को कैसे रख सकते हैं, 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन यहीं रख ले। 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन को कैसे रख सकते हैं, इन 2 कार्बनों पे रख ले। अगर आप इस कार्बन को उठा के यहां से यहां लगा दोगे तो वापस ये वाला केस बन जाएगा। अब आप देख लो, दोनों में मुख्य कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन की है, दोनों का आईयूपीएसी नाम भी अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, संरचनात्मक समावी। अब देखो कैसे संरचनात्मक, यहाँ पे 6 कार्बन की श्रृंखला है, यहाँ 5 की है, तो एक दूसरे क्या हो गए, श्रृंखला समावी। एक दूसरे के क्या हो गए, श्रृंखला समावी। ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, अरे सेकंड स्थिति पर, दूसरी स्थिति पर यहाँ पर मेथिल लगा है, तीसरी स्थिति पर मेथिल लगा है, प्रतिस्थापी की स्थिति बदली है, मुख्य कार्बन श्रृंखला समान है, ये दोनों एक दूसरे के स्थिति समावी हो गए, ये दोनों एक दूसरे के स्थिति समावी हो गए, ये दोनों एक दूसरे के श्रृंखला समावी हो गए। न्यारी बात सर, बनाना ऐसे ही है, डीयू निकालोगे मुख्य कार्बन श्रृंखला मैक्सिमम वाली, फिर 1 कार्बन कम करोगे, फिर 1 कार्बन कम करोगे, ऐसे करते हुए चलना, सारे केस कवर करते हुए। अगर आप यहाँ पे 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन लेते हो, मान लो ले लेते हैं, ये 3 कार्बन की तो मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी, और 3 कार्बन का प्रतिस्थापी कैसे कैसे हो सकता है, 3 कार्बन 2 कार्बन प्लस 1 कार्बन और 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन, तीनों केस ले लेते हैं। 3 कार्बन की आपने मुख्य कार्बन श्रृंखला बना ली। अब अगर आप इस पे 3 कार्बन का प्रतिस्थापी लगा भी देते हो तो 1 2 3 4 5 ये रहा। अगर मान लो आप 3 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला बनाते हो और उस पर 2 कार्बन का प्रतिस्थापी और 1 कार्बन का प्रतिस्थापी लगाते हो तो 1 2 3 4 ये रहा। अगर मान लो आप यहाँ पे 3 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला बनाते हो और उसमें यहाँ पे 3 प्रतिस्थापी इस तरह से लगा देते हो तो कार्बन की बैंड बजा दी है, कार्बन की 5 संयोजकता कर दी है, इसका मतलब ये नहीं बन सकता, ये पूरा केस डिलीट हो जाएगा। इस केस के आधे केस तो ऊपर आ चुके हैं और कुछ बन ही नहीं सकते। तो यहाँ पे कुल मिला के कितने इसके यौगिक बन सकते हैं, कितने संरचनात्मक समावी बन सकते हैं C6H14 से, तो टोटल मिला के 5 संरचनात्मक समावी आपके बन सकते हैं C6H14 से। प्रैक्टिस है सारा खेल, प्रैक्टिस है ना, और प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे यौगिकों की प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। नेक्स्ट देखो C7H16, तुरंत प्रभाव से पोज करेंगे और सॉल्व करेंगे। पोज आप 5 मिनट के लिए करोगे, 5 मिनट लगेंगे आपको इस सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया होगा, डी निकाला होगा। डी आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा होगा। 7 + 1 8, 8 - 8 0 आ जाएगा। डी के फॉर्मूले में डालोगे, डी निकालना बहुत आसान है। डी 0 आ गया, यानी कि सब खुली श्रृंखला बनेंगे, संतरप बनेंगे। कहाँ से चालू करूंगा, 7 कार्बन से चालू करूंगा। 7 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला लूंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा उसको जब तक मुझे उसके अंदर और दूसरी संभावना नहीं दिखती हो। 3 4 5 6 और ये 7, इसके अलावा मैं 7 कार्बन का और कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं क्या करूंगा, 1 कार्बन कम की मुख्य कार्बन श्रृंखला और उसके अलावा प्रतिस्थापी। ये तो मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई साहब, और ये प्रतिस्थापी हो गया 1 कार्बन का साहब। बोलो यार, नियारी बात समझ में। 3 4 5 6 कार्बन की तो मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब इसमें 1 कार्बन का प्रतिस्थापी कहाँ कहाँ अटका सकता हूं, आप ध्यान से देखना। यहां अटकाऊंगा तो ये बन जाएगी, यहां अटकाऊंगा तो अलग बनेगा, यहां अटकाऊंगा तो अलग बनेगा, यहां अटका लूं चाहे यहां अटका लूं एक ही बात है, यहां अटका लूं चाहे यहां अटका लूं एक ही बात है, यहां अटका लूं चाहे यहां अटका लूं एक ही बात है। यानी कि एक बार तो मैं यहां जोड़ सकता हूं, एक बार यहां जोड़ सकता हूं। तो 6 कार्बन प्लस 1 कार्बन में एक केस तो ये बन जाएगा, और दूसरा केस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। बोलो 3 4 5 6, इसका नाम 3 मिथाइल हेक्सेन है और इसका नाम 2 मिथाइल हेक्सेन है।
फिर आप चलोगे साहब 5 कार्बन प्लस 2 कार्बन पे आ जाओ सर। 5 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला, 2 कार्बन का प्रतिस्थापी। अब इसमें मैं बताऊंगा बच्चा गड़बड़ कहाँ करता है। इसका आंसर आएगा 9 और आपके 8 तक बन गए होंगे, किसी किसी के 7 भी बने होंगे, लेकिन 9 नहीं बन पाएंगे। उसका कारण क्या है वो इसी में क्लियर हो जाएगा। अब 2 कार्बन का प्रतिस्थापी हो सकता है और 1 + 1 भी हो सकता है। मुख्य कार्बन श्रृंखला 5 की रहेगी। 5 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला बने। 2 कार्बन का प्रतिस्थापी कैसे कैसे लगा सकता हूं? अगर यहां लगाया तो ये बन जाएगा, अगर यहां लगाया तो एक जो भी प्रतिस्थापी मान लो लगा ही देता हूं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाला तो इसमें कंसीडर हो गया ना यार। लेकिन ये 2 कार्बन का प्रतिस्थापी मैं यहां तो लगा सकता हूं, और यही बच्चा भूलता है, क्योंकि इस केस को तो बार बार डिलीट मार देता है। यही बच्चा भूलता है। इसका नाम क्या है? 3 एथिल पेंटेन। समझ गए बात? ये भूलने वाला, ध्यान रखें, इस पे स्टार लगा लो, ये भूल जाता है। अब क्या करना है? 5 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला, 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन। तो 5 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला ले ली, 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन कैसे लगा सकता हूं? दोनों को साथ साथ, है ना, दोनों को साथ साथ लिख दिया। यहां तो लगा ही नहीं सकता था, यहां लगाते तो 6 कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी। और क्या कर सकता हूं? 5 कार्बन की मैंने ये श्रृंखला बनाई, और क्या कर सकता हूं? यहां पर रख दूंगा और यहां रख दूंगा। और क्या कर सकता हूं? 5 कार्बन की श्रृंखला बनाई, यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं। एक और जो भूलता है, वो भूलने वाली बात बता रहा हूं, दोनों को यहां पे भी तो रख सकता हूं। सबके आईयूपीएसी नाम अलग अलग आएंगे, चेक कर लो। अब आप यहां रख लो चाहे यहां रख लो, एक एक को, वो यही वाला केस है। समझ रहे हो आप बात को? इतने केस बनेंगे 5 कार्बन प्लस ये प्रतिस्थापी वालों के। अब हम चलेंगे 4 कार्बन प्लस 3 कार्बन की तरफ। 4 कार्बन की तो मुख्य कार्बन श्रृंखला, 3 कार्बन का प्रतिस्थापी, और वो कैसे कैसे लिख सकते हैं? 3 कार्बन, 2 कार्बन प्लस 1 कार्बन, 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन। तो 4 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला बना लो। अगर आपने कहीं पर भी 3 कार्बन लगाए, चाहे यहां लगा लो तो ये बन जाएगा, यहां लगाओगे 3 कार्बन तो 6 कार्बन वाला केस बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑलरेडी कवर हो चुके, तो ये केस तो डिलीट हो गया। 2 कार्बन प्लस 1 कार्बन, यहां 2 कार्बन अगर आपने अटका दिए तो वो या तो वो 6 कार्बन का हो जाएगा, 5 कार्बन वाला केस आ जाएगा। अगर आपने 2 कार्बन यहां अटका दिए तो भी 5 कार्बन वाला केस ये वाले आ जाएंगे। तो बचा कौन सा केस? केवल और केवल 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन वाला केस बचा, यानी कि 3 हमें एक एक कार्बन के प्रतिस्थापी यहाँ पे अटकाना है। कैसे अटका सकता हूँ? 2 को यहाँ रख दूंगा, 1 को यहाँ रख दूंगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती, 4 से ज़्यादा हो नहीं सकती, और कोई तरीका है नहीं। क्योंकि अगर 1 को भी यहाँ रखा तो 5 कार्बन की हो जाएगी। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, कुल कितने बन गए? 9 बन गए। C7H16 को मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ? 9 तरीके से संरचनात्मक समावियों में लिख सकता हूँ। क्लियर है? और देखो, करने आपको ही है, पोज कर करके ट्राई आपको ही करना है। नेक्स्ट देखो आप, C4H9Cl, है ना, पोज करेंगे, ट्राई करेंगे। ट्राई करने का तरीका वही रहेगा, DU निकालोगे और सारे केसेस बनाओगे। तो आपने यहाँ पे DU निकाला होगा, DU आपका क्या जाएगा? 4 + 1 - 9 + 1/2, यानी कि 5 - 5 0। DU निकालने के कई तरह के फॉर्मूले अलग अलग मास्टर अलग अलग तरीके से बताते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ जिससे आपका काम चल जाएगा, कहीं नहीं रुकने वाला, कहीं भी नहीं रुकने वाला, मेरी गारंटी है। ठीक है ना? तो 5 - 5 0, DU कितना आ गया आपका? 0, यानी कि जो बनेगा वो खुली श्रृंखला बनेगा, खुली श्रृंखला के अलावा कुछ नहीं बनेगा। अब खुली श्रृंखला भी कहां से चालू करेंगे? 4 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला से। तो 4 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला बनाएंगे। अब 4 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला ऐसी बना सकते हैं, लेकिन हमें Cl को दिखाना पड़ेगा। अब ये Cl कहाँ कहाँ लगा सकते हैं हम? देखना, यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, यहाँ और यहाँ तो एक ही बात है, यहाँ यहाँ एक ही बात है। तो Cl को एक तो यहाँ लगा सकते हो, और एक Cl को कहाँ लगा सकते हो बेटा? यहाँ लगा सकते हो। ये दोनों ही केस 4 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला वाले हैं, इसके अलावा कुछ और बन नहीं सकता। फिर आपने क्या किया होगा? 3 कार्बन प्लस 1 कार्बन,
3 कार्बन की तो मुख्य कार्बन श्रृंखला ले ली होगी और 1 कार्बन का आपने प्रतिस्थापी ले लिया होगा इस तरह से। तो 3 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला और 1 कार्बन का प्रतिस्थापी कुछ इस तरह से आएगा। अब इसमें कितने भिन्न हाइड्रोजन है उतनी जगह पे आप क्लोरीन को लगा सकते हो। अगर आप यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे तो ये तीनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं। जब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगाओगे तो IUPAC नाम सेम आएगा, लेकिन जब आप ये बीच वाले हाइड्रोजन पे लगाओगे हटा के तो IUPAC नाम बदल जाएगा। तो यहाँ से कैसे कैसे लगा सकते हो, कोई भी एक जगह पे लगा लो, उसके बाद यहाँ पे लगा लो। 2 कार्बन वाला हम लोग केस लेंगे नहीं क्योंकि वो बनेगा ही नहीं, आप बना के भी देखोगे तब भी नहीं बनेगा। तो C4H9Cl के कितने तरह के यौगिक बन सकते हैं? 4 तरीके से इसके संरचनात्मक समवाय बन सकते हैं। एक तो नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, एक सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, एक आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, एक टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। याद आ रहा है? मैंने ये 4 संयोजकताओं को मुक्त किया था IUPAC के अंदर, जिसको मैंने इसको बोला था नॉर्मल ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटिल। अरे सामान्य नाम लिखना सिखाया था। तो ये 4 तरीके के बन सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि उस एल्कीन मूलक को 5 तक याद कर लो कि CH3 को एक तरीके से, C2H5 को एक तरीके से, C3H7 को 2 तरीके से, C4H9 को 4 तरीके से और C5H11 को 8 तरीके से लिख सकते हैं। ये सवाल 1 मिनट में खत्म होता है। अगर आपको ये पता होता कि C4H9 को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो C4H9 को 4 तरीके से लिखा जा सकता है, तो 4 आंसर आ गया। 4 तरीके कौन से ये रहे, बस हमें ये पता होना चाहिए था C4H9 को। कोई आपसे ये थोड़ा ना पूछ रहा है बना के बताओ, वहां से पूछेगा C4H9Cl के कितने संरचनात्मक समावि संभव है, तो क्या बना के देखोगे? सीधे C4H9 देखा, Cl अटका रखा है, 4 आ गया साहब। समझ रहे हो बात को? ऐसे बहुत सारे सवाल अभी और देने वाला हूं मैं, पोज करके ट्राई करना है सारे का सारा। और इस तरह की ट्रिक अगर आप लगाते हो जो मैंने आपको एक लाइन में बताई अभी, तो आपका फायदा ही होगा। और मैं चाहता हूं कि आप उसी ट्रिक से सॉल्व करो जो मैंने अभी आखिरी में बताई। बना के तो कोई भी कर लेता है। नेक्स्ट है C3 या C3 भी नहीं, अपन C4H8 लेके चलते हैं। C4H8 के कितने संरचनात्मक समावि बनेंगे? सबसे पहले तो आप निकालोगे DU, पोज करके ट्राई कर लो। तो DU आपने निकाला होगा, क्या आएगा? 4 + 1 - 8/2, यानी कि 5 - 4 1 आ रहा है। अब एक DU किस किस कारण से उत्पन्न हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था। DU किस कारण से उत्पन्न होता है भाई? एक तो द्विबंध की वजह से या फिर एक वलय की वजह से। ये 2 कारण हो सकते हैं DU एक आने के। तो यानी कि C4H8 के कितने तरह के यौगिक बन सकते हैं? वैसे यौगिक बन सकते हैं जो खुली श्रृंखला हो और जिसमें द्विबंध आता हो, या फिर वैसे यौगिक बन सकते हैं जो कि वलय वाला हो। तो सबसे पहले तो खुली श्रृंखला, और चालू कहां से करेंगे? 4 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला से, क्योंकि 4 कार्बन है। 4 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला बनाई। अब इसमें द्विबंध कैसे कैसे आ सकता है? यहां आ सकता है पहली स्थिति पर। मैं सारी संभावनाएं देखूंगा 4 कार्बन की। यहां आ सकता है, यहां बना लो चाहे यहां बना लो, एक ही बात है भाई। यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, एक ही बात है ना। इसका नाम है 1 ब्यूटीन, इसका नाम है 2 ब्यूटीन, इसके अलावा कोई संभावना नहीं। और क्या हो सकता था? 3 कार्बन + 1 कार्बन। तरीका वही है, लेकिन संभावना सारी देखते हुए चलना है। और 1 कार्बन का क्या बनाना है? प्रतिस्थापी। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं रुकूंगा नहीं, आपको पोज करना है। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो 10 मिनट के लिए करो, 15 मिनट के लिए करो, लेकिन खुद से ट्राई करना भाई। सारा खेल इसी बात का है कि आप ट्राई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मेरे कराने से कुछ नहीं होने वाला। पहले खुद से ट्राई करो, जो गलती है उसको समझो, तब जाके इसमें क्लियरिटी आएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो अभी संरचनात्मक सिखा रहा हूं। मैंने बोला था 4 टॉपिक आते हैं इसके अंदर। जब मैं आपको प्रकाशीय समावता सिखाऊंगा तब भी काम आएगा, और तब इसका रूप बढ़ जाएगा थोड़ा सा, इसके अंदर के कॉन्सेप्ट और इंक्रीज हो जाएंगे। इतना तो आना ही चाहिए तब। तो 3 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला तो ये हो गई। 1 कार्बन का प्रतिस्थापी यहां लगाऊंगा, क्योंकि यहां लगाते तो 4 कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी। अब इसमें मुझे क्या करना है? पाई 1 को सेट करना है। पाई 1 को मैं कहां सेट कर सकता हूं? कहीं भी कर लो, एक ही जगह। क्या नाम हो जाएगा? 2-मिथाइल प्रोप-1-इन, ये हो जाएगा। तो पाई 1 वाले सारे की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी है। अब किसकी संभावना आएगी? वलय वाली।
तो वलय वाले में क्या क्या बन सकता है, 4 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला वलय ले लेंगे, ये बन सकती है। फिर 1 कार्बन कम वाली वलय भी बन सकती है, क्योंकि न्यूनतम वलय बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन, और 1 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी। तो 3 कार्बन ले लिए और 1 कार्बन का प्रतिस्थापी हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 तरह के यौगिक जो है वो C4H8 को दर्शाते हैं। C4H8 ना सिर्फ एल्कीन होता है, वो चक्रीय एल्केन भी हो सकता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। जहां ट्रिक लगेगी वहां ट्रिक बताऊंगा, जहां ट्रिक नहीं लगेगी वहां बिना ट्रिक के करेंगे। लेकिन डीयू देखो कितनी मदद कर रहा है अपनी, डीयू की वजह से मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे 2 तरह के यौगिक देखने को मिलेंगे, एक तो पाइबंद वाले और एक वलय वाले। कितनी क्लियरिटी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ट्राई आपको ही करना भाई। ये देखो मैंने अलग अलग तरह की प्रोफाइल करा रहा हूं सारी, ऐसे लाखों सवाल बन सकते हैं क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है कार्बनिक यौगिकों की, तो है ना। लेकिन मैं आपको सभी तरह की प्रोफाइल कराने की कोशिश कर रहा हूं, और जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे C5H10, ये इतनी बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट, C5H10 पोस्ट करो, ट्राई करो। तो आपने ट्राई किया होगा, सबसे पहले आपने यहाँ डी निकाली होगी। डी कितनी निकाली, 5 + 1 - 10/2, यानी कि 6 - 5 एक डी आ रही होगी। और एक डी का मतलब क्या है, या तो द्विबंध हो सकता है भाई, या फिर वलय हो सकती है। तो पहले तो हम द्विबंध वाले केस बनाएंगे, फिर हम वलय वाले बनाएंगे। तो वलय पहले द्विबंध वाले में 5 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला लेंगे, ये बना लिए 5 कार्बन। अब इसमें पाई1 को सेट करना है, यहां कर सकता हूं, और क्या बना सकता था, सारी संभावनाएं, तब तक नहीं छोड़ूंगा 5 कार्बन को जब तक उसकी सारी संभावनाएं खत्म नहीं हो जाती। इसका नाम पेंट1इन, इसका नाम पेंट2इन। अब इस द्विबंध को यहां लगा दूंगा तब भी पेंट2इन, यहां लगा दूंगा तब भी पेंट1इन। फिर किस पे जाऊंगा, 4 कार्बन + 1 कार्बन, 4 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला, 1 कार्बन का प्रतिस्थापी, यही होगा। तो ये 4 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला और उस पर ये प्रतिस्थापी। अब इसमें द्विबंध को सेट करना है जिससे कि IUPAC नाम बदलते जाए। यहां लगा लो, वापस से इसी यौगिक को दोबारा ड्रॉ करो, यहां लगा लो, वापस से इसी यौगिक को दोबारा बनाओ और यहां लगा लो। चेक करो क्या तीनों का IUPAC नाम अलग अलग है, बिल्कुल। इसका नाम है 2-मेथिल-ब्यूट1इन, इसका नाम है 2-मेथिल-ब्यूट2इन, इसका नाम है 3-मेथिल-ब्यूट1इन। आपका मन कर रहा होगा सर यहाँ पे भी तो लगा सकते हैं, अरे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ एक ही बात है। मैं तो कह रहा हूँ आप लगा के देखो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि IUPAC नाम अगर अलग आ जाए तो सही है, सेम आ जाए तो गलत है। और देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें दिया होगा कि कितने बन सकते हैं, तो आंसर दिया होगा 3 4 5 6। तो सबसे जो बड़ा आंसर होगा उससे तो ज़्यादा नहीं बन सकते ना भाई, उतने ही बन सकते हैं अधिक से अधिक, तो उतने तक कोशिश करो, ठीक है। अब 3 कार्बन + 2 कार्बन लेके चलोगे तो कभी बनेगा ही नहीं। जैसे बनाने की कोशिश भी कर लेते हैं, मान लो 3 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला, 2 कार्बन का प्रतिस्थापी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जीत भी नहीं होती, 50-50 है, लेकिन कम से कम 50% तो चांसेस है। 3 कार्बन लगा लिए और 2 कार्बन इस तरह से सेट कर दिए प्रतिस्थापी के रूप में। अब अगर मैं पाईबंद लगाऊंगा तो मैं घोर पाप करूंगा, क्योंकि कार्बन के 5 संयोजकता नहीं हो सकती। इसको हटाओ भैया, देखते ही डर लग रहा है। तो ये खुली श्रृंखला वाले सारे केस हो गए साहब। अब कौन से वाले केस बनाएंगे, वलय वाले। तो सबसे पहले कौन सी वलय, 5 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला बनाएंगे वलय में। 5 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी लूंगा, ये वाली। इसकी और कोई संभावना हो सकती है तो सोच लो, नहीं हो सकती। अब आ जाओ 4 कार्बन + 1 कार्बन, 4 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला और 1 कार्बन का प्रतिस्थापी। बिल्कुल वैसे कर रहा हूं, देख लो सारे केस वैसे ही चल रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं है। ये 4 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला और 1 कार्बन का प्रतिस्थापी। और क्या बन सकता है, 3 कार्बन + 2 कार्बन, 3 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला, 2 कार्बन का प्रतिस्थापी। लेकिन 2 कार्बन के प्रतिस्थापी को कैसे कैसे लिख सकते हो, 2 कार्बन और 1 कार्बन + 1 कार्बन। तो 3 कार्बन की तो यहां पे श्रृंखला हो गई, 2 कार्बन का प्रतिस्थापी ऐसे हो गया। आ सकता है ना भाई, अब तो 3 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई, दोनों कार्बन के एक एक कार्बन जो है एक ही पे आ गए। और क्या हो सकता है,
एक एक कार्बन अलग अलग कार्बन पे आ गए। इसके अलावा कोई और संभावना हो तो बताओ, क्योंकि 3 कार्बन से छोटी वाले तो बन ही नहीं सकती। अगर आपसे पूछे कि C5 एस्टेन के खुली श्रृंखला वाले कितने यौगिक बनेंगे तो 1 2 3 4 5 बनेंगे। C5 एस्टेन के वलय वाले कितने यौगिक बनेंगे तो 1 2 3 4 5 बनेंगे। 2 क्वेश्चन तो ही हो गए। C5 एस्टेन के कुल संरचनात्मक समभावी कितने बनेंगे, 5 खुले 5 वलय, यानी कि टोटल कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। 3 तरह के क्वेश्चन हो गए। और फिर जब इसमें प्रकाशीय संभाव्यता घुसा दूंगा तो इसी के 13 बन जाएंगे। समझ रहे हो? यहां तक नोट डाउन करो, फिर और देता हूं। हाँ भाई, समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखो, बहुत सारे सवाल और करेंगे हम लोग, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना? फिर लंबा हो जाएगा लेक्चर, फिर वैसे ही आपको दिक्कत हो जाएगी। तो बाकी के सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग इन क्वेश्चंस को दोबारा से ट्राई करेंगे, समझेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के जो सवाल है इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? और एनसीईआरटी पढ़ना ना भूलें, एनसीईआरटी जरूर करें, ठीक है? अभी कुछ 5-6 केसेस हो रहे हैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है ना? उसके बाद फिर हम लोग संरूपण या फिर ज्यामितीय समानता में से कुछ एक स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।